नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परहेरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं और उनके लिए पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है। उसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। आपको बताना है कि इनमें से दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य है या दोनों ही सत्य हैं या दोनों गलत हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर भारत सरकार के बजट के बारे में आपको बताना। तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार के बजट के बारे में जो आर्टिकल है वो 112 एक के अनुसार कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के व्यय का क्या करेगा, विवरण रखवाएगा। और विवरण किस समिति के, प्राक्कलित समिति के तहत इस विवरण को जांच और पड़ताल की जाती है। और आर्टिकल 112 के तहत भारत सरकार का बजट पेश किया जाता है या भारत सरकार के बजट की जांच होती है। भारत सरकार के बजट के बारे में क्या क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो लोकसभा में ये 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। या लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है और लोकसभा में वित्त मंत्री भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण का राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो दोनों ऑप्शन ही राइट हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर एक, ए और बी दोनों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है। तो संसद के सदस्यों को जो शपथ दिलवाता है वो आर्टिकल अनुच्छेद 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष शपथ का क्या करता है, प्रतिज्ञान लेता है और उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है या साइन करता है। तो आर्टिकल 99 के अनुसार अगर हम संसद के सदस्य की शपथ की बात करें तो इसकी जो शपथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति या इसके द्वारा जो नियुक्त किया गया व्यक्ति है जिसे हम प्रोटेम स्पीकर वगैरह कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका क्या करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत डैश डेट भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये वाला का क्वेश्चन अपन ने कल भी डिस्कस किया था। तो राष्ट्रपति के तहत किया जाता है और आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात कही गई है और उसकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का जो बजट है वो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो वो राज्यपाल के लोकसभा के समक्ष क्या किया जाता है, इसे प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 356 कहता है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। आपातकाल को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को विघटित अथवा क्या कर देता है, निलंबित कर देता है। तो राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का जो बजट है वो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा के। ठीक है, फिर ना तो राज्यपाल के, ना ही विधानसभा के और ना ही राष्ट्रपति के। तो मतलब जहाँ पर राष्ट्रपति शासन होता है वहाँ का जो बजट होता है वो किसके, लोकसभा के अधीन क्या किया जाता है या लोकसभा के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो राष्ट्रपति शासन वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और उसमें जो राष्ट्रपति है वो राज्य की विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर देता है और इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है एवं घोषणा करता है कि संसद की राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट लोकसभा में क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है कि एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों को क्या कहा जाता है, तो संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए संसद जो है वो सुबह 11 बजे से इसका जो समय काल होता है वो 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संसद की जो अवधि है या संसद का जो समय है वो कितने बजे से शुरुआत होती है संसद। तो 11 AM पर इसे क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो वो भी 11 बजे ही स्टार्ट हुई थी, इसलिए 11 AM पर ही स्टार्ट हुई थी। इसलिए संसद की जो अवधि है, संसद की जो कार्रवाई है वो हमेशा 11 बजे ही स्टार्ट की जाती है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि तारांकित प्रश्नों के साथ भी अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं।
और जिन प्रश्नों का लिखित में उत्तर दिया जाए, मतलब बोल कर ना दिया जाए, लिखित तौर पर उत्तर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों एक संसदीय विशेषाधिकार है। मतलब आपको बताना है कौन सा भारत में निर्वाचित, मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेष, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा किए गए किसी मतदान में संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद में इसकी बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लेकिन अगर देखा जाए तो जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ये भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और सी होगा, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और सी होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये गवाह के रूप में यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। मतलब केंद्र की कानून बनाने के मतलब जब केंद्र सरकार या संसद कानून बनाती है तो उनमें से कौन से इसमें से तथ्य सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है संसद के लिए कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत या राज्य क्षेत्र में किसी भी हिस्से में कानून बना सकती है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा बोला जा रहा है किस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। होता क्या है आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 253 के तहत, अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी देश या अन्य के साथ संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भी हिस्से में कानून बना सकती है। ये वाली बात आपको क्या करना है, समझना है। और आर्टिकल कौन सा है, 253 के तहत। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने दायर की जा सकती है। तो भाई ये याचिका ना तो आप निर्वाचन आयोग में जाएंगे, ठीक है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, और ना ही राष्ट्रपति के सामने जाएंगे। अगर संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में कोई दिक्कत है तो ये याचिका जो दायर की जाएगी वो कहाँ पर की जाएगी, उच्च न्यायालय में। तो देश में हुए किसी भी चुनाव से संबंधित किसी भी मामले के खिलाफ न्यायालयों में याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन संसद एवं विधानमंडल के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के संबंध, मतलब हाई कोर्ट के संबंध क्या की जा सकती है, दायर की जा सकती है। और अगर केवल केंद्र को लेकर अगर चुनाव में कोई समस्या है, मतलब अगर मान के चलो लोकसभा चुनाव में अगर कोई समस्या है तो उसको लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत के संसदीय क्षेत्र की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि अधिकतम कितनी है। तो अधिकतम आपको पता होना चाहिए। अधिकतम, अच्छा अधिकतम तो इसमें बोली नहीं है, आपसे ये बोला जा रहा है भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं। तो लोकसभा में या तो 543 या 545 इतने होते हैं। 543 नहीं हो सकते, 541 545 नहीं हो सकते, 545 ये कॉन्सेप्ट तब का है आपको पता होना चाहिए। अब तो खैर 2019 के संविधान संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ये आपको प्रावधान खत्म कर दिया है। जो राष्ट्रपति ना 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे, 543 सीटों पर चुनाव होता था और टोटल 545 होते थे। ये प्रावधान अब खत्म हो गया है। वर्तमान में 543 सीटें ही हैं, ठीक है, लोकसभा में। तो 543 सत्य होगा, लेकिन अगर पहले 2017 के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 543 और 545 होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। सदन को संसद की गैलरियों और गैर सदस्यों और अतिथियों पर प्रवेश किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो इसका
जो डी आंसर हो जाएगा राइट। ये दोनों ही बातें सही हैं कि सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का बिल्कुल अधिकार है। क्योंकि अगर संसद को लगता है कि हम एक कोई ऐसी चर्चा या बहस कर रहे हैं जिसका हम प्रकाशन या एक तरीके से वहाँ लाइव नहीं कर सकते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा सकता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों को प्रवेश पर किसी भी वक्त पर रोक लगाने का भी अधिकार है। अगर संसद को लगता है कि देश के हित के लिए हमें ये करना चाहिए, तो संसद ये दोनों अधिकार रखती है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी भी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा व्यक्ति पद त्याग कर सकता है। देखो, पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पद स्वीकार कर लेते हैं, तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। ये बात यहाँ तक तो सही है, जिस दिन स्वीकार कर लेते हैं यहाँ तक, लेकिन यहाँ से ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, विकल्प नहीं रहता, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर दूसरे पर हम बात कर लेते हैं। अगर सांसद ने अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है, यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया, तो उसे पद त्याग से उसी तारीख से प्रभावी होगा। ये भी बात गलत है, तो इसमें ए और बी दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब 2014 में दिव्यांगों के लिए एक विधेयक या एक बिल पारित किया गया था, जिसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। सॉरी दोस्तों। न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा, रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजना में वरीयता इत्यादि। ये बात बिल्कुल सत्य है, 40% रखा गया था। ये विधेयक दिव्यांगों के कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यम, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग के अनुकूल प्रवेश व्यवस्था आदि। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही शायद क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न। सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अतारांकित, मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिसका लिखित में आंसर दिया जाए उसे हम कौन सा प्रश्न कहते हैं, अतारांकित प्रश्न कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। राष्ट्रपति शासन अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि 356 के अनुसार लगाया जाता है जब कोई भी राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन या संवैधानिक तौर पर सरकार को नहीं चला पा रही है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर वहाँ 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और वहाँ पर राष्ट्रपति वहाँ की सरकार को, राज्य सरकार को निलंबित या एक तरीके से बाधित कर सकती हैं, निलंबित कर सकती हैं, या एक तरीके से कुछ समय के लिए रोक सकती हैं। आगे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, किसी भी समय क्या किया जाता है, वापस लिया जा सकता है। आगे बोला जा रहा है राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इनका जो प्रतिनिधित्व करता है या इन्हें जो नियुक्त करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो हमें भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति विदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखना है, इन्हें भी कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। देखो, ज़्यादातर बड़े बड़े पदों को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो काम करते हैं वो करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा को क्या करता है, करवाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो CAG, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक
भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन करता है। नियंत्रण एवं महालेखा का परीक्षक का वर्णन करता है। यह भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय और विधि के अधीन हुए या नहीं, इस बात की पुष्टि करता है। और इसे सार्वजनिक धन का क्या कहा जाता है? संरक्षक कहा जाता है। मतलब जो भी राजस्व प्राप्त हुआ है सरकार को, उसमें से राज्य ने किस प्रकार से कैसा क्या खर्च किया है, क्या वैध किया खर्च है या अवैध किया खर्च है या भ्रष्टाचारी के तहत किया है, इन सारी चीज़ों की जो मतलब लेखा जोखा रखता है, उसी को हम भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी बोलते हैं। और इसका जो आर्टिकल है 148 से 151। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति के पद को जो शपथ दिलवाता है वो भारत के मुख्य न्याय। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित, एक मिनट, ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं दोस्तों, ना कि राष्ट्रपति। एक मिनट, आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को मतलब उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति को ही मुख्य न्यायाधीश, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारे बड़े बड़े पदों के लिए जो जो शपथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसकी शपथ कौन दिलवाएगा? तो जिसकी शपथ उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो अनुच्छेद 63 में तो ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और अनुच्छेद 69 में ये लिखा है कि अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है दोस्तों? तो सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का जो अधिकार देता है वो संसद देती है, ना कि भारत के नियंत्रण। ये तो जांच ही करता है, लोकसभा अकेले दे नहीं सकती, राष्ट्रपति अकेले नहीं दे सकते, तो कौन करता है? संसद। क्योंकि संसद में बजट पेश होता है और बजट पेश होने के बाद उसे कहीं ना कहीं पास किया जाता है, उसके बाद सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद भारतीय प्रस्ताव के बाद अनुच्छेद 266 के अनुसार विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 266 266 के अनुसार विधायिका के प्राधिकार, विधायिका मतलब सांसद, संसद सॉरी, विधायिका का मतलब संसद के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय का मतलब खर्च नहीं किया जा सकता। अर्थात सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्रदान की जाती है और संविधान द्वारा वित्त संबंधी शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या की जाती हैं? सौंपी गई हैं। तो अनुच्छेद 266 में ये बात कही गई है कि जब तक संसद बिल पास नहीं करेगा तब तक सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, इसे क्या कहा जाता है? तो प्रस्ताव, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव क्या करता है? संसद की किसी भी सदन के सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है जो कि सदन कुछ करता है, कुछ किए बिना आदेश देता है या किस बात पर संबंध कोई राय व्यक्त करता है। तो इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एक कैसा निकाय है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई है या इसको जो रखा गया है वो अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में बातें बताई गई हैं। और भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति द्वारा इसे 6 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, उस पद तक उस समय सीमा के लिए इसे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मंत्रिमंडल के द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु
आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है। मतलब अगर हम मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, मतलब अगर हम कोई भी समझौता, एक मिनट, क्वेश्चन ही दूसरा है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन है। संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति, ज्ञापन हेतु, अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने के लिए कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी देश से समझौता, संधि, सहमति का ज्ञापन को अनुमोदन हेतु उसे आगे बढ़ाने के लिए कौन सा मंत्रालय है जो उसका पहले निरीक्षण करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, विदेश मंत्रालय उसे क्या करता होगा, निरीक्षण करता होगा। ठीक है दोस्तों, विदेश विदेश मंत्रालय उसे क्या करेगा, एक तरीके से निश्चित करेगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के कार्य के आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है। तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा, राष्ट्रीय बचत, लॉटरी, बीमा, कोषागार निदेशालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के बजट के लिए, वित्त के लिए और इत्यादि मामलों के लिए जो प्रमुख मंत्रालय होता है वो कौन सा होता है, वित्त मंत्रालय होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संसद सॉरी दोस्तों, संसद सत्र से आरंभ होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि संसद जो सत्र है वो किससे आरंभ होता है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष नेता के बीच एक बैठक से? नहीं, बिल्कुल गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदेश से, ये वाली बात। दोनों सदनों में राष्ट्रपति की संयुक्त संबोधन से, मतलब संसद जो सत्र होता है वो दोनों सदनों में जब राष्ट्रपति संयुक्त संबोधन करता है उसके बाद ही संसद सत्र क्या होता है, आरंभ होता है। और एक बात आपको याद रखना है कि संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और सत्रावसान किए जाते हैं। दोनों की बैठकों में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद संसद की बैठक में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि किसी भी संसद की अवधि में, चलन में, उसमें 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोनों सदनों की राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से क्या किया जाता है, संसद का सत्र आरंभ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकन सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। ये वाली बात बहुत पहले बता दी है कि अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अतः यह एक स्थायी सदन होती है। जैसे 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का, जिसे स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, ये 6 वर्ष के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है। मतलब भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन का मतलब होता है एक तरीके से रिपोर्ट। ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा कहीं ना कहीं क्या की जाती है, स्वीकार की जाती है, या उसको एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि यह घोषणा जब राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है तो 2 माह तक इसे जारी रखा जाता है। 2 माह तक इसे क्या किया जाता है, 2 माह तक जारी रखा जाता है। और 2 माह के बाद फिर होता क्या है, यदि इसी बीच संसद के दोनों सदन इस घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं तो फिर ये जो राष्ट्रपति शासन है अगले 6 महीने के लिए क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, अगले 6 महीने तक जारी रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 2 माह तक तो राष्ट्रपति के घोषणा के बाद ये राष्ट्रपति शासन जारी रहता है, लेकिन उसके बाद संसद द्वारा क्या होना है, अनुमोदित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।